हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज की पाठशाला में। और अब चल रहा है दिसंबर का फर्स्ट वीक और आज हम लोग कवर करने वाले हैं दिसंबर के वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक के। तो 1 और 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स में अलग से कवर कर चुका हूं जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं 3 से 7 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं। तो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीक के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, क्योंकि कोई भी पेपर में ये डेज आपको याद होने चाहिए कब सेलिब्रेट किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेजर डेज फ्रॉम 3 to 7 दिसंबर। तो देखो 3 दिसंबर को होता है वर्ल्ड हैंडीकैप डे या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जितने भी हमारे विकलांग भाई बहन है उन सबके लिए एक दिन होता है ये इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है दिसंबर 4 को इंटरनेशनल चीता डे और इंडियन नेवी डे। दिस इज इंटरनेशनल चीता डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ चीता, और क्यों होता है हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट होता है इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे और वर्ल्ड सॉइल डे। 6 दिसंबर को नेशनल में आता है महापरिवहन दिवस और नेशनल माइक्रोवेव ओवन डे। 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी होता था जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है 3 से 7 दिसंबर के मेजर इवेंट्स या मेजर डेज। अब हम लोग बात करते हैं इस वीक के हेडलाइंस के बारे में कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। हम लोग जानेंगे कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे ऑक्सफोर्ड ने इस साल का वर्ड घोषित किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट 75I के बारे में। प्रोजेक्ट 75I क्या है और उसमें क्या न्यूज है इसके बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक जो है वो बात करेंगे मणिपुर और इनर लाइन परमिट के बारे में। ये आपको ये पता है कि इंडिया में भी कई शहरों में जाने के लिए हमें अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये कहलाता है इनर लाइन परमिट। और मणिपुर और इनर लाइन परमिट का क्या रिलेशन है ये सब हम जानेंगे अगले टॉपिक में। चौथे हम बात करेंगे 57 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। अभी अभी रिसेंटली अभी मैंने लास्ट के लेक्चर में बताया था एक नया 56 टाइगर रिजर्व छोड़ा गया था। इसी साल एक और टाइगर रिजर्व जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 57। तो वो कहां पे खोला गया और कौन सा टाइगर रिजर्व है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत एनसीएस एक्सरसाइज के बारे में। उससे अगला टॉपिक होगा रीसेट प्रोग्राम। ये रीसेट प्रोग्राम क्या है इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है 9 ईयर्स ऑफ सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान के 9 साल पूरे हुए, तो सुगम्य भारत अभियान क्या है इसके बारे में थोड़ा हम ब्रीफ में जानेंगे। अगली बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड हैंडीकैप डे के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल चीता डे के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी डे के बारे में। तो ये सारे डेज के बारे में हम लोग जानेंगे, क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं, कब से सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। अगली बात करेंगे लोग मैरीटाइम ब्रेवरी अवार्ड्स। ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, मैरीटाइम मतलब कि समुद्र में ब्रेवरी के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं आईएमओ द्वारा, उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ई मैप पोर्टल के बारे में। इसके बाद बात करेंगे बीफ बैन इन असम। जी हाँ, गाय के मांस पे क्या असम में क्या हुआ है और कैसा बैन लगा है, किस टाइप का बैन लगा है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टर्नर प्राइज 2024। तो इस पाठशाला में टर्नर प्राइज 2024 के बारे में जानेंगे, किससे मिला आपकी बार और टर्नर प्राइज कब से शुरू हुआ उसकी डिटेल्स जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कुम्हार एएसआई साइट इन पटना। जूनियर एशिया कप के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे के बारे में बात करेंगे। वाटर सॉइल डे के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अष्टलक्ष्मी महोत्सव के बारे में। ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो आपको अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा। अगला है इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर्मेशन। उसके बारे में बात करेंगे। एक नया इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड बना है, वो क्या है, क्यों बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुयान विधेयक। एक नया बिल रिसेंटली राज्यसभा में पास हुआ है, भारतीय वायुयान विधेयक, जो कि पार्लियामेंट में दोनों हाउस में पास हो चुका। तो बिल क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सुमो रेसलिंग टूर्नामेंट के बारे में। और फिर लॉन्च ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट। इसरो ने सक्सेसफुली वर्ल्ड की पहली पैरेलल सैटेलाइट किसके साथ मिलकर लॉन्च की है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूज डिटेल में।
और देखिए अगर आपको कोई हेडलाइन पर्टिकुलर देखनी हो जिसके बारे में आपको नहीं पता और कुछ हेडलाइन का पता है तो आप वो भी नीचे दिए हुए टाइम स्टैम्प से आप पर्टिकुलर हेडलाइन को भी चेक कर सकते हैं। और इस हफ्ते की हेडलाइन को कवर करने के बाद या इस हफ्ते के लेक्चर को कवर करने के बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर का सेक्शन पूरा साथ के साथ तैयार होता जाएगा, जिसमें स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। तो आप अगर ये पूरा लेक्चर इसके साथ में क्वेश्चन साथ की साथ तैयार करते हैं हर हफ्ते, तो आपका करंट अफेयर्स जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से, चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, एसएससी के प्रीलिम्स दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर कोई भी और है, बैंक का, रेलवेज का, सीयूईटी, लॉ, कोई भी है, आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। तो इस साल जो ऑक्सफोर्ड का वर्ड है इस साल का, वो ऑक्सफोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है। और जे तो इसका मतलब क्या है, ये जो वर्ड है इस साल का वो है ब्रेन रॉट। आपकी बार का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का मतलब क्या होता है, जो कि आजकल बहुत से बच्चे कर रहे हैं या बहुत से टीनेजर्स कर रहे हैं, माइंडलेसली इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहना विदाउट एनी प्रोडक्टिव आउटपुट, या जिसमें आपका जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लो क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट को, जैसे क्रिंज कंटेंट कहते हैं, उसे कंज्यूम करना, डेट इज कॉल्ड ब्रेन रॉट। तो ब्रेन रॉट इज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। इस वर्ड में 2023 से 2024 के बीच में 230% फ्रीक्वेंसी में राइज हुआ था। तो यह है ब्रेन रॉट। अब देखो इसमें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो आपकी बार का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 200 ब्रेन रॉट है। ब्रेन रॉट का मतलब भी आ सकता है, ब्रेन रॉट जो है इट इज द डेफिनेशन एज द डिटरेशन ऑफ ए पर्सन मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टेट एज ए रिजल्ट ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कंसिडर्ड टू बी ट्रिवियल और अनचैलेंजिंग। तो जब आपका मेंटल लेवल कम होता है बाय कंज्यूमिंग कंटेंट जो कि क्या कहते हैं बहुत बेकार का है, जिसका कोई फायदा नहीं है आपके ग्रोथ के लिए, डेट इज कॉल्ड ब्रेन रॉट। और आजकल ब्रेन रॉट जब हम लोग रील्स को स्क्रॉल कर करके देखते हैं और जो भी अलग अलग कंटेंट होता है जिसे देख के कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, डेट इज वाई ब्रेन रॉट इज टर्म ऑफ दिस ईयर। द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ ब्रेन रॉट जो था वो 1854 में हुआ था बाय हेनरी डेविड थ्रोए इन हिज बुक वॉल्डन। तो हेनरी डेविड थ्रोए का याद रखना, वॉल्डन बुक लिखी गई थी। पिछले साल का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर था रिज। अगर मैं इसके तो अब ऑक्सफोर्ड के अलावा और भी जो पब्लिकेशन होते हैं इंग्लिश के वो भी डिक्लेयर करते हैं वर्ड। तो और की बात करूं तो कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर है मैनिफेस्ट। कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है आपकी बार का ब्रैट, और डिक्शनरी.com ने डिक्लेयर किया है डेम्योर। तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले उस पे, रेस फॉर प्रोजेक्ट 75 आई। तो ये न्यूज में इसलिए देखो क्योंकि ये इंडिया की नेवी का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75। तो उसे जीतने के लिए और उसकी बिडिंग जीतने के लिए लार्सा एलएनटी और एक स्पेनिश पार्टनर रवांडा ने अभी अभी हाइड्रोजन बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एआईपी, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन हाइड्रोजन बेस्ड S-80 क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का इंडियन नेवी को डेमोन्स्ट्रेशन दिया। तो एक प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि क्या कहते हैं, इस कंपनी ने अभी अभी इंडियन नेवी को इस सबमरीन के लिए प्रेजेंटेशन दिया। इंडिया बेसिकली प्रोजेक्ट 75 में क्या कर रही है और क्या करना चाहती है वो अब समझते हैं। तो हमारे पेपर में ये जरूरी नहीं है कि कौन सी कंपनी, हमारे को जरूरी है प्रोजेक्ट 75 क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट 75 की, तो प्रोजेक्ट 75 को समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो प्रोजेक्ट 75 है, इट इज ए मिलिट्री एक्विजिशन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये प्रोजेक्ट है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो सबमरीन खरीद रहा है फॉर इंडियन नेवी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोजेक्ट है। इट इज ए फॉलो अप प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट 75 को लॉन्च किया गया था 1997 में, जिसको इंप्रूव करके प्रोजेक्ट 75 आई, प्रोजेक्ट 75 इंडिया जो है वो लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट का काम क्या है, इंडियन नेवी 6 एडवांस सबमरीन खरीदना चाहती है बाय 2030 एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 43,000 करोड़। तो 43,000 करोड़ में इंडियन नेवी 6 एडवांस सबमरीन जो है वो 2030 तक खरीदेगी, जो कि प्रोजेक्ट 75 आई का पर्पस है। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 43,000, खरीद रहे हैं 6 एडवांस सबमरीन। ऑपरेशनल डेडलाइन जो है वो पहले सबमरीन खरीदने की वो है 2026। तो इसी के लिए कंपनी जो है अलग अलग वो शोकेस कर रही है कि कौन सी सबमरीन किस कंपनी की अच्छी है, जिससे क्या कहते हैं उनको प्रोजेक्ट मिलके वो सबमरीन को इंडिया को सप्लाई कर सके। तो फर्क क्या है, देखो जो पहले सबमरीन आती थी, जो कन्वेंशनल जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी जैसे कि स्कॉर्पियन, जो प्रोजेक्ट 75 में पहले सोची गई थी, वो थी इलेक्ट्रिकल बैटरी से पावर्ड होती थी और हर 48 मतलब 2 दिन के बाद उन्हें पानी के ऊपर आना पड़ता था रिचार्ज करने के लिए।
लेकिन अब जो एआईपी टेक्नोलॉजी अब शोकेस हो रही है, एआईपी टेक्नोलॉजी आपकी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या कहते हैं, बेस्ट टेक्निक को भी यूज किया जाता है। एक बेस्ट टेक्निक होती है जिसे हम आगे देखेंगे, बायो इथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्निक्स के लिए सबमरीन जो है वो 2-2 हफ्ते तक पानी के अंदर ही रह सकती हैं और साइज ऑफ सबमरीन भी बड़ा हो सकता है। तो जो 75I प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट 75 का एनहेंस्ड वर्जन है, जिसमें हम लोग सबमरीन जो है वो और एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज के साथ खरीदेंगे। एआईपी सिस्टम, जैसे मैंने बताया, एआईपी सिस्टम को लोग बेस्ट सिस्टम भी कहते हैं, बायो इथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। दिस इज कंसिडर्ड द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी इन कन्वेंशनल सबमरीन। तो डीजल पावर्ड सबमरीन में अब जो हम लोग टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, दैट इज विद एआईपी सिस्टम या बेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेस्ट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बायो इथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, मणिपुर फॉर्म्स पैनल टू रिव्यू इनर लाइन परमिट। अभी अभी मणिपुर गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्टेट लेवल कमिटी बनाई है टू रिव्यू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनर लाइन परमिट। कई लोग मणिपुर में ऐसे पकड़े गए हैं जो कि अब इनर लाइन परमिट उन्हें प्रॉपर नहीं मिला और गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं मिला, उनको पकड़ा गया है। तो मणिपुर में एक इनर लाइन परमिट की कमेटी बनाई गई। तो हमारे लिए जरूरी है ये समझना कि इनर लाइन परमिट क्योंकि न्यूज में है तो वो क्या होता है। तो देखिए, इनर लाइन परमिट क्या होता है, इट इज एन ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है फॉर ट्रेवल टू इंडियन सिटीजन, बाहर के नहीं, इंडियन सिटीजन को अलाउ किया जाता है या इशू किया जाता है टू ट्रेवल इन प्रोटेक्टेड एरिया और इन सम स्टेट विच आर इन प्रोटेक्टेड। तो कई स्टेट ऐसे इंडिया में जिसमें आप नॉर्मली फ्रीली ट्रेवल नहीं कर सकते, पहले से आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है उस स्टेट को जाने में। वो चाहे कोई भी रीजन हो सकता है क्या कहते हैं कि एथनिसिटी की वजह से या लोकेशन की वजह से, कोई भी एक्सपायरी रीजन से गवर्नमेंट ने कुछ एयर स्टेट्स को ऐसा डिक्लेयर किया जिसमें आपको आईएलपी इनर लाइन परमिट चाहिए। तो वो स्टेट जो है वो आपको ध्यान होने चाहिए। टोटल 5 स्टेट एक तरह से, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लक्षद्वीप, मणिपुर। 4 तो ये स्टेट है, नॉर्थ इंडियन स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और इसके अलावा लक्षद्वीप। दीज आर ऑल द स्टेट जहां पे क्या कहते हैं आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होता है जाने के लिए। अब बात करते हैं आईएलपी की हिस्ट्री के बारे में। तो इनर लाइन परमिट जो है अभी से नहीं, जब ब्रिटिश राज था तब से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पहले ये इंप्लीमेंट किया जाता था एज ए पार्ट ऑफ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। तो बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर जहां पे ये चाहते थे कि इंडियंस जो है वो ट्रेड करने नहीं जाए या इंडियंस को जहां पे रोका जाना चाहिए था वहां पे उनको इनर लाइन परमिट जो है उसमें रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश सिटीजन को हम लोग ने इंडियन सिटीजन से रिप्लेस कर दिया और आईएलपी जो है वो 3 नॉर्थ इंडियन स्टेट, सबसे पहले 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आईएलपी जो था वो एप्लीकेबल था, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसके बाद मणिपुर और लक्षद्वीप में ऐड किया गया। तो दिस इज अबाउट इनर लाइन परमिट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 57 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो इंडिया ने रिसेंटली अब एक और टाइगर रिजर्व ऐड किया। अब इंडिया में टोटल 57 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। जो टाइगर रिजर्व जो अब की बार ऐड किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है, उस टाइगर रिजर्व का नाम है रातापनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज ए टाइगर रिजर्व स्टेटस दे दिया गया है। ये 20 साल से पेंडिंग था, लेकिन अब जाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला है। तो मध्य प्रदेश में दिस इज द 8th टाइगर रिजर्व। तो टोटल इंडिया में 57 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 8वां मध्य प्रदेश में ये टाइगर रिजर्व है। अगर मैं बात करूं रातापानी टाइगर रिजर्व की, तो रातापानी फॉरेस्ट जो है ये भोपाल में लाई करता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का 8वां और कंट्री का 57 टाइगर रिजर्व है। रातापनी में इस टाइम पे टोटल 56 टाइगर्स हैं विथ मोर देन 70 एस्टिमेटेड। दिस एरिया इंक्लूड्स, इसी एरिया में ये जो टाइगर रिजर्व है जहां पे डिक्लेयर हुआ है, इसी रातापनी एरिया में एक भीमबेटला वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अमला घाट और नर्मदा रिवर है, स्कल्पो टेम्पल, ये भी इंक्लूडेड है। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये न्यूज में आया है तो देखो, अगर ये न्यूज में आया है टाइगर रिजर्व, तो इसके चारों तरफ की चीजों का आपको पता होना चाहिए कि पेपर में कोई भी चीज रिलेटेड आ सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और टाइगर रिजर्व की बात करें तो पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व, ये बहुत फेमस है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, दिस इज वेरी फेमस। पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, ये 4। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व और वीर गंगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। संजय डुबरी भी अभी न्यूज में था, क्यों था? क्योंकि संजय डुबरी टाइगर रिजर्व से टूट के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से टूट के छत्तीसगढ़ बना था, और 56 टाइगर रिजर्व जो था वो छत्तीसगढ़ में डिक्लेयर किया गया है अभी अभी रिसेंटली। इसी के पहले
जो कि संजय दुबरी टाइगर रिजर्व का ही पार्ट था, जो कि छत्तीसगढ़ में गया। तो ये भी अभी न्यूज में। अब आपको एक मध्य प्रदेश में एक और हो गया, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों बहुत न्यूज में टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। सतपुरा टाइगर रिजर्व और वीर गंगा दुर्गावती टाइगर, ये वाले। अब 56 की भी साथ में बात कर लेते हैं, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। 56 टाइगर रिजर्व जो था वो है गुरु घासीदास तमोरा पिंगला, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में था। तो मध्य प्रदेश से पहले 57 से पहले जो इसी साल 56 टाइगर रिजर्व जो डिक्लेयर किया गया है वो है गुरु घासीदास तमोरा पिंगला टाइगर रिजर्व। ये पूरे इंडिया का चौथा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आफ्टर अचानकमार, इंद्रावती एंड उदयनित सितांदी के बाद यही एक टाइगर रिजर्व है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया विथ एरिया ऑफ दिस मच। 4 डिस्ट्रिक्ट में, ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं और नहीं तो उस लेक्चर में जाके सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में। अब बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ भारत एनसीएक्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं भारत एनसीएक्स क्या है। तो अभी अभी रिसेंटली भारत नेशनल साइबर एक्सरसाइज 2024, ये इंडिया की साइबर सिक्योरिटी इवेंट है, वो अभी अभी खत्म हुआ। तो इसमें 2 माइलस्टोन अचीव किए गए। एक तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया और दूसरा इनॉग्रेट किया गया भारत नेशनल साइबर रेंज, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है। तो 2 चीजें जो है वो भारत एनसीएक्स में लॉन्च की गई। भारत एनसीएक्स की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। 2012 में इसको लॉन्च किया गया और ये 12 दिन की एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया के साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को प्रिपेयर करती है विद एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटी। क्योंकि आजकल साइबर वॉर ज्यादा है, फिजिकल वॉर से ज्यादा हैकिंग और इन सब का थ्रेट ज्यादा है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इसी के अगेंस्ट में इंडियन साइबर प्रोफेशनल को प्रिपेयर करने के लिए शुरू की गई है। इट इज ऑर्गेनाइज बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, ये ऑर्गेनाइज करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं रीसेट प्रोग्राम। रीसेट प्रोग्राम है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। तो देखो ऐसी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर रीसेट प्रोग्राम की फुल फॉर्म आ जाए, या जाए किस मिनिस्ट्री को बिलोंग करता है, तो यू शुड बी अवेयर कि ये स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। तो ये जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया है। इसका एम क्या है, बेसिकली टू फैसिलिटेट रिटायर्ड, जो एथलीट रिटायर हो चुके हैं, उनकी करियर डेवलपमेंट पे फोकस करना। तो इनिशियल फेज में अभी अभी 16 कोर्सेज या प्रोग्राम जो हैं वो आपको ऑफर किए जा रहे हैं। जैसे मान लो कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारे 16 प्रोग्राम, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिससे कि ये लोग इसकी तैयारी करके और फिर आगे अपने को सेटल कर सके एक तरह से। तो एथलीट रिटायर फ्रॉम एक्टिव स्पोर्ट्स करियर वो एलिजिबल है। एथलीट की एज 20 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। मान लीजिए कभी किसी को चोट लग जाती है तो वो आगे स्पोर्ट्स कंटिन्यू नहीं कर पाते, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन से, अगर वो स्पोर्ट्स को कंटिन्यू नहीं कर पाए, रिटायर हो चुके हैं, तो वो इस प्रोग्राम का पार्ट लेके अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। विनर्स और पार्टिसिपेंट ऑफ एन इंटरनेशनल इवेंट, नेशनल इवेंट, जितने भी रिकॉग्नाइज विनर या पार्टिसिपेंट हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सुगम्य भारत अभियान के 9 साल पूरे हो गए। तो सुगम्य भारत अभियान के पूरे 9 साल हो गए। तो सुगम्य भारत अभियान है क्या? इट इज बेसिकली रिलेटेड टू एक्सेस, इसे हम लोग एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी बोलते हैं, जो कि 3 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। अब ये क्यों लॉन्च किया गया था? इसका मेन काम था, सुगम्य मतलब हुआ आसान, भारत का आसान बनाना। लेकिन भारत को किसके लिए आसान बनाना? जो लोग पर्सन जो कि डिसएबिलिटीज के साथ हैं, जिसमें कोई ना कोई हैंडीकैप प्रॉब्लम है, उसके लिए अभियान लॉन्च किया गया था। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग जाते हैं तो सीढ़ियां होती है कहीं पर, और जो हैंडीकैप लोगों के लिए जो सुविधाएं नहीं, और जो सुविधाएं चाहिए, चाहे वो व्हील चेयर की हो या फिर पेवमेंट की हो, जो भी सुविधाएं चाहिए, उन सबको ध्यान रखते हुए सुगम्य भारत अभियान 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम था टू लुक आफ्टर द पर्सन विद डिसेबिलिटी विथ एम टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस द वाइटल डोमेन। कहां पे? इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, ट्रांसपोर्ट को बिल्ड करना और आईसीटी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को बिल्ड करना। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हैंडीकैप पर्संस के लिए सुगम्य भारत अभियान लॉन्च किया गया था। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो था वो तो 1995 में साइन हो गया था, लेकिन देखिए उस समय इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी जितनी अब जाके धीरे धीरे 2015 तक के बाद डेवलपमेंट हुई है। तो सुगम्य भारत अभियान ने क्या क्या डेवलपमेंट की है आप ये देख सकते हो। 1748 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रेट्रोफिटेड विद एक्सेसिबिलिटी फीचर। तो 1748 गवर्नमेंट बिल्डिंग ऐसी हैं जहां पे हैंडीकैप लोग बहुत आसानी से जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प।
ये एक्सेसिबिलिटी फीचर वो किया गया है। 709 रेलवे स्टेशन फुल्ली एक्सेसिबल, 4068 पार्शली एक्सेसिबल, 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ऐसे हैं जहां पे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है, जैसे कि रैम्प्स या ब्रेल सिस्टम भी है। 95 सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट जो है दे आर अंडर कंटेंट मैनेजमेंट, ये जो है ये भी एक्सेसिबल है। और 3120 आउट ऑफ 3533 बस स्टेशन अक्रॉस 24 जो है दिस इज ऑल्सो एक्सेस विद एक्सेसिबिलिटी फीचर। तो ये सुगम्य भारत अभियान जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इसको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी कहते हैं। 2015 में लॉन्च किया गया एंड इट इज फॉर हैंडीकैप पर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन या वर्ल्ड हैंडीकैप डे ये 1992 में स्टार्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 1981 ईयर को was claimed as the इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन बाय यूएनजीए और 1992 में ये जो डे है 3 दिसंबर ये फिक्स कर दिया गया फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन। इट एम्स टू प्रमोट द राइट, ये आपको पता है, राइट एंड वेलबींग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हर जगह वो करते हैं कन्वेंशन प्रमोट करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात करें तो ये सारे इनिशिएटिव जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, दीनदयाल दिव्यांगजन रिहेबिलिटेशन स्कीम ये भी लॉन्च की है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, असिस्टेंट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी और परचेसिंग फिटिंग ऑफ एट एप्लियंसेस, ये सारी की सारी स्कीम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट हैज आल्सो साइन एंड इट इज सपोर्टिंग द कॉज ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं अग्नि एंड वायु रोमिंग इन ओपन। अब अग्नि और वायु जो है मिसाइल के नाम नहीं है, ये नाम है चीता के। अब ये चीता के नाम अग्नि और वायु जो है दे आर चीता जिन्हें अब खुला छोड़ दिया गया है। तो 2 मेल चीता अग्नि एंड वायु वर रिलीज्ड इन ओपन, कहां पे, कूनो नेशनल पार्क ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल चीता डे। तो चीता डे के ओकेजन पे 2 मेल चीता अग्नि और वायु को कूनो नेशनल पार्क में ओपन छोड़ा गया। इंटरनेशनल चीता गेट की बात करूं तो ये हर साल 4 दिसंबर को होता है। अगर हम लोग बात करें चीता की तो चीता आर द फास्टेस्ट लैंड एनिमल्स ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट लैंड है, देखो टाइगर, लायन, चीता ये सब अलग अलग होते हैं। चीता जो है दे आर द फास्टेस्ट लैंड एनिमल्स ऑन अर्थ विद ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। चीता डे को एस्टेब्लिश किया है चीता कंजर्वेशन फंड ने, तो ये यूएन रिकॉग्नाइज्ड डे नहीं है, ध्यान रखना है। इट इज एस्टेब्लिश बाय चीता कंजर्वेशन फंड। दिसंबर 4 को ये क्यों किया गया? इट ऑनर्स द मेमोरी ऑफ चीता कब नेम खयाम, जो कि डॉक्टर लॉरी मार्कर ने, फाउंडर ऑफ सीसीएफ ने रेस किया था। तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल चीता डे, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया में चीता के बारे में। तो देखो इंडिया में जो इंडिया वाज होम टू एशियाटिक चीता, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एसियोनिक जुबाटा जेंटिकिस, जो कि 1952 में बिकॉज ऑफ हंटिंग, राजा उनकी जो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे ब्रिटिश के टाइम पे, जो शिकार होते थे उसकी वजह से 1952 में दे वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट। तो वापस कोशिश की गई इंडिया में चीता को लाने के लिए। तो पहले कोशिश की गई ईरान में, लेकिन ईरान से वो चीते नहीं आ पाए, कोई प्रॉब्लम्स आई या कुछ भी जो लॉजिस्टिक्स है वर्कआउट नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की परमिशन दी। तो 2022 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया। अब देखो प्रोजेक्ट चीता में क्या किया गया, ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता, मतलब और शहरों से और दुनिया में जो और कंट्रीज हैं उधर से कोशिश की गई चीता को यहां पे लाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं आप उठा के चीता को ले आओगे भाई, ऐसा नहीं होता। आपने पहले क्या किया, उसका एनवायरनमेंट सेट किया जाता है कि चीता यहां पे आके दूसरे कंट्री से एडजस्ट हो सके, मेट कर सके और पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सके। तो 2 कंट्रीज जहां से चीता लाए गए, पहले तो ये देखिए कि टोटल 24 चीता इंडिया में इस टाइम पे, इंक्लूडिंग 12 कम, मतलब 12 बड़े चीते और 12 उनके बच्चे। अब वो कैसे हैं क्या है ये आगे समझेंगे। तो टोटल 20 चीता जो थे वो इंडिया के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए। 8 लाए गए नामीबिया से सितंबर 2022 और 12 लाए गए साउथ अफ्रीका से फरवरी 2023। तो प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ 2022 में, ठीक है, सितंबर में पहले भाई नामीबिया से 8 चीते लाए गए। 8 चीतों को कहां पे लाया गया, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। उसके बाद 12 चीते और लाए गए साउथ अफ्रीका से फरवरी 2023। तो टोटल कितने चीते लाए गए बाहर से, 20 चीते लाए गए, ठीक है। देखिए टोटल चीते जो बाहर से लाए गए, नामीबिया से लाए गए 8,
12 लाए गए साउथ अफ्रीका से। टोटल चीते कूनो नेशनल पार्क में हो गए 20। इन 20 चीतों ने जब एडजस्ट किया, उसके बाद मीटिंग करी, ये बात है 2022-23 की, साल भर हो गया, उन्होंने दिए 17 कब्ज दिए। ठीक है, चीते के बच्चे 17 कब्ज दिए, तो टोटल हो गए 37। ठीक है, अब 37 में से जो 20 बड़े चीते थे, उसमें से 8 जो थे वो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर पाए। तो एट प्रेजेंट 12 जो है वो अडल्ट चीता जो है वो बचे हैं, और 17 कब में से 5 कब भी सर्वाइव नहीं कर पाए, तो अब कब बचे हैं 12। तो टोटल 24 चीते इस टाइम पे कूनो नेशनल पार्क में है, 12 अडल्ट एंड 12 कब, जिनको अभी इसी 12 अडल्ट में से 2 चीतों को इस चीता डे में ओपन में छोड़ा गया है इन कूनो नेशनल पार्क ओनली, क्योंकि पहले कन्फाइंड सराउंडिंग में रखे जाते हैं और जब लगता है कि हाँ दे कैन एडजस्ट विद द सराउंडिंग, तब इन्हें ओपन में छोड़ा जाता है, क्योंकि चीतों को स्पेस चाहिए होता है, दे आर द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। तो अब टोटल 24 में से 2 को अभी ओपन में छोड़ा गया है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, वहीं पे आपको चीते मिलेंगे। लॉयंस और टाइगर्स जो है वो बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन चीते के लिए खाली कूनो नेशनल पार्क। इसके अलावा नेक्स्ट जो बैच है अफ्रीकन चीतास का, वो लाया जाएगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। तो ये था इंटरनेशनल चीता डे के बारे में, चीतों के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं नेवी के बारे में। तो जैसे इंटरनेशनल चीता डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ऐसे ही इंडियन नेवी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 4 दिसंबर को। जैसा मैंने बताया 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे और इंडियन नेवी डे दोनों होते हैं। तो इंडियन नेवी में हमारे कोई चीते से कम तो है नहीं, ठीक है ना, सही बात है। तो इंडियन नेवी जो है उसका जो डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 4 दिसंबर को। बच्चों, इनके आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है वो है अभी के नेवी के चीफ जो कि दिनेश के त्रिपाठी। अब की बार का नेवी डे अगर पूछा जाएगा, वो किया गया था पुरी ओडिशा में, जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज है, उन्होंने अटेंड किया था। हर साल ये 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और कब से, फ्रॉम द ईयर 1971 ऑनवर्ड, आफ्टर इंडो पाक वार, जहां पे ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था वो नेवी ने किया था, व्हेन दे अटैक कराची पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और वो इस तरह का अटैक था कि पाकिस्तान के हक्के बक्के उड़ गए थे। तो तब से इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ और जो लोग वहां पे शहीद हुए उनके मेमोरी में उन्हें ऑनर करने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम जो है, तब से इंडियन नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरीटाइम ब्रेवरी अवार्ड। देखो मैरीटाइम ब्रेवरी, मैरीटाइम आपको पता है समुद्र से रिलेटेड है, तो हर साल मैरीटाइम ब्रेवरी अवार्ड दिए जाते हैं। इस साल एक इंडियन कैप्टन ने मैरीटाइम ब्रेवरी अवार्ड जीता है, जिनका नाम है अभिलाष रावत। तो अभिलाष रावत को 2024 का इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मैरीटाइम ब्रेवरी अवार्ड मिला है। कहां पे, रेड सी रेस्क्यू मिशन में। रेड सी रेस्क्यू मिशन किया था इन्होंने, जिसके बाद इनको मैरीटाइम ब्रेवरी अवार्ड मिला है। तो ही हैज ए क्रू वॉन अवार्ड फॉर रेस्क्यू एफर्ट ऑफ ऑयल टैंकर मार्लिन लुवांडा। इनका टैंकर का नाम था जिस शिप में, मार्लिन लुवांडा। तो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि एक इंडियन जिन्होंने जीता है वो अभिलाष रावत, उनकी शिप का नाम था मार्लिन लुवांडा, और रेड सी रेस्क्यू मिशन के लिए जीता है। जिसमें से अगर कोई आएगा क्वेश्चन तो इसी में से आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई माप पोर्टल की। ई माप पोर्टल जो है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल। तो ई माप पोर्टल जो है वो कौन, ई माप पोर्टल की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कौन डेवलप कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर डेवलप कर रहा है, जिससे कि जितने भी स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जितने भी वो हैं, उनको एक यूनिफाइड नेशनल सिस्टम में डाला जा सके। ई माप पोर्टल को कौन डेवलप कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, और इसकी फुल फॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी अभी रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने बीफ को बैन किया है। अब ये बीफ को बैन करने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे क्या कहते हैं, जो गाय का मांस है उसको बंद कर दिया गया है। असम चीफ मिनिस्टर ने अभी अभी अनाउंस किया है कि कोई भी किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेसेस में बीफ को सर्व या कंज्यूम नहीं किया जाना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021। तो पहले क्या था, पहले रूल ये था कि मंदिर या कोई भी हिंदू प्लेसेस उसके 5 किलोमीटर रेडियस तक बीफ को कंज्यूम करना या सर्व करना मना था। लेकिन अब पूरे असम में यह रूल कर दिया गया है कि असम में कहीं पे भी रेस्टोरेंट में, होटल्स में या पब्लिक प्लेसेस में बीफ को कंज्यूम या सर्व करना इलीगल है। आप घर जाके अभी भी गाय का मांस को यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में बैन कर दिया गया।
तो देखो बात करते हैं कैटल प्रोटेक्शन लॉज इन इंडिया। इंडिया में जो कैटल प्रोटेक्शन है वो क्या है, सेंट्रल लॉ नहीं है, हर एक स्टेट में अपना अपना लॉ बना रखा है। कई स्टेट में टोटली बैन है कैटल को मारना, गायों को मारना टोटली बैन है। कई स्टेट में काओ एंड बुफेलो दोनों को मारना बैन है। कई स्टेट में फिट टू स्लॉटर, फिट टू स्लॉटर क्या होता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अगर मान लीजिए वो गाय या भैंस किसी काम की नहीं है और आगे इनसे कोई भी दूध या कोई भी एक्टिविटी और नहीं हो सकती, देन दे आर फिट टू स्लॉटर, तो उन्हें मारने का वो दिया जाता है। तो हर एक स्टेट के ना अलग अलग रूल है। तो हमारा जो आर्टिकल 48 है विच इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 48 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव दिया गया है टू मेक रूल्स टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्योंकि स्टेट्स के उसमें होते हैं, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को अपना हक होता है टू मेक देयर ओन वर्जन ऑफ कैटल स्लॉटर प्रिवेंशन एक्ट। कुछ स्टेट जो होते हैं बुल्स एंड बुफेलो को स्लॉटर करना अलाउ करते हैं, कुछ स्टेट काउस को भी अलाउ करते हैं। तो ये देखो, अगर आप देखोगे इंडिया में ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट जहां पे पूरा बैन लगा हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा बैन है। यहाँ पे बेसिकली नॉर्थ इंडिया हो गया आपका, यहाँ पे पूरा बैन है। लेकिन साउथ इंडिया या अगर आप क्या कहते हैं इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो कंप्लीट बैन नहीं है, कहीं पे पार्शियल बैन है, कहीं पे नो बैन है। ठीक है, ये जो पार्ट है इंडिया का, यहां पे तो नो बैन है। तो अगर मैं बात करूं ऐसे स्टेट जहां पे काउ स्लॉटर बिल्कुल लीगल है, मतलब वहां पे कोई भी रुकावट नहीं है, आप आराम से काउ स्लॉटर कर सकते हो, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ज्यादातर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये तो हो गए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसके अलावा केरला और वेस्ट बंगाल एंड लद्दाख। लद्दाख खाली एक उधर है, उसके साइड है जहां पे काउ स्लॉटर लीगल है। अब हम लोग चलते हैं टर्नर प्राइज 2024। तो टर्नर प्राइज 2024 बेसिकली विजुअल आर्ट के लिए दिया जाता है हर साल। तो इस साल इंडियन ओरिजिन एक आर्टिस्ट है, स्कॉटिश सिख आर्टिस्ट जसलीन कौर, जिसने 2024 का टर्नर प्राइज जीता। एक तरह से ये ऑस्कर प्राइज होता है, ऑस्कर कह लो या बुक के लिए जो प्राइज मिलता है हमारे को बुकर प्राइज, उस तरह से टर्नर प्राइज जो होता है विजुअल आर्ट के लिए होता है। इट इज ए वेरी फेमस अवार्ड, लेकिन ये खाली ब्रिटिशर्स को दिया जाता है। तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको ये टर्नर प्राइज दिया जाता है। जसलीन कौर को इस साल मिला है, उसे करीब 25,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो कि करीब 27 लाख रुपए के हैं, उसको अवार्ड में दिए गए। कहां पे दिए गए? टाटा ब्रिटेन इन लंदन, टेट ब्रिटेन इन लंदन। ये आर्ट म्यूजियम की गैलरीज होती है जहां पे जसलीन कौर को ये अवार्ड दिया गया। इस साल ये 40वां अवार्ड था, वो दिया गया। तो अगर मैं टर्नर प्राइज की बात करूं, एक ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो 1984 में एस्टेब्लिश किए गए थे फॉर विजुअल आर्ट्स अवार्ड अवॉर्डेड टू ब्रिटिशर्स। ये ज्यादातर ब्रिटिशर्स को दिए जाते हैं। इट इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट ऑनर इन द ब्रिटिश आर्ट वर्ल्ड। ये किसके नाम पे रखा गया था? एक JMW टर्नर थे जो कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे, उनके नाम पे अवार्ड रखा गया था। तो ये जो अवार्ड है देखिए, पहले ये जो है ये पहले दिया जाता था खाली अंडर 50 के लिए। 2017 तक जो नॉमिनेशन की कंडीशन थी कि दे शुड बी अंडर 50, लेकिन 2017 के बाद आर्टिस्ट ऑफ एनी एज कैन नाउ बी सिलेक्टेड। इस टाइम पे किसी भी एज के आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। अवार्ड का प्रोसेस क्या है? टर्नर प्राइज नॉमिनीज आर सिलेक्टेड एंड जज बाय इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ जजेस विद न्यू पैनल ऑफ जजेस एवरी ईयर। तो कुछ आपको जो पॉइंट याद रखने के, सबसे पहला आर्टिस्ट जिसे टर्नर प्राइज दिया गया है वो है फोटोरियलिस्ट पेंटर मालकॉम मार्ले। ब्रिटिश आर्टिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये जसलीन कौर दूसरी आर्टिस्ट है। इससे पहले अनीश कपूर को भी 1991 में, जो कि ब्रिटिश आर्टिस्ट है इंडियन ओरिजिन के, उनको भी टर्नर प्राइज दिया जा चुका है। जसलीन कौर सेकंड है। इसके अलावा 2017 में ब्रिटिश आर्टिस्ट लुमीना हमीद जो थी वो पहली आर्टिस्ट थी अबव 50 जिसको यह प्राइज दिया गया था। अब हम बात करते हैं महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में। अब महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह सेलिब्रेट किया जाता है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को यह सेलिब्रेट किया जाता है टू कॉमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर, हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर की डेथ एनिवर्सरी के दिन महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 1957। अब अगर डॉक्टर BR अंबेडकर की बात करें तो उनके मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी आफ्टर कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म। डॉक्टर BR अंबेडकर बुद्धिस्ट बन गए थे, उसके बाद इनकी डेथ हुई है जिस दिन, और जहां पे इनको क्रिमेट किया गया है
उस जगह को नाम जो है वो मुंबई में है चैतन्य भूमि कहा जाता है। तो चैतन्य भूमि वो जगह है, जैसे राजघाट महात्मा गांधी के लिए, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए चैतन्य भूमि है, जहां पे इनको याद किया जाता है। 1990 में भारत अम्बेडकर को भारत रत्न भी दिया गया था, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब बात करते हैं कुम्हरार। कुम्हरार एक हेरिटेज साइट है पटना में, ये न्यूज में है। तो इसका रीजन क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 80 पिलर असेंबली हॉल, कुम्हार में एक बहुत फेमस 80 पिलर असेंबली हॉल है, जिसको वापस खोदना शुरू कर दिया है 20 साल के बाद। इसी वजह से ये जो है कुम्हार, ये न्यूज में है। तो अगर मैं इससे पहले बात करने, देखिए कुम्हार जो है वो पटना में है, तो पटना की बात करते हैं। पटना की अगर हिस्ट्री की बात करें तो पटना को सबसे पहले कहा जाता था पटालीपुत्र, जो कि 600 बीसी के टाइम पे कहा जाता था। पटालीपुत्र के अलावा इसके और भी नाम थे, जैसे कुसुमपुर, पतालीग्राम, पुष्पापुर, पटालीपुर, कुसुमध्वज, लेकिन सबसे ज्यादा इसको पटालीपुत्र के नाम से जाना जाता था। ये पटालीपुत्र जो है इट वाज द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम। सबसे पहले पटालीपुत्र, पटना जो है आज की डेट में, वो मगध किंगडम की कैपिटल थी, जो कि राजे उदय भद्रा, जो कि सन थे अजात शत्रु के, उन्होंने अपनी कैपिटल को पटालीपुत्र पे शिफ्ट किया था। फ्रॉम राजगीर से इधर शिफ्ट किया था। पटना जो है इट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर सन। पतालीपुत्र में बहुत सारे, मगध के बाद बहुत सारे एम्पायर्स है जब ये कैपिटल रहा। नंदा, मौर्य, सूरंगा, गुप्ता और अशोका जो गुप्ता के बहुत बड़े एम्पायर थे, वो भी कहा जाता है कि काफी टाइम तक उन्होंने रूल किया। तो वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट जो इस सिटी ने विटनेस किया था वो था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि अशोका के टाइम पे हुई थी। अब बात करते हैं कुम्हार की। कुम्हार जो है इट सर्व एज ए एंट्रेंस टू पटना वाइल डिसेंडिंग फ्रॉम महात्मा गांधी सेतु। कुम्हार के अंदर ये फेमस इसलिए क्योंकि इसके अंदर 80 पिलर हॉल, 80 पिलर हॉल जो है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1912-15 में, जब डेविड स्पूनर ने इसके कुछ एक्सिबिशन निकाले थे, और उसके बाद 1961-65 में आगे इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो टोटल पहले उसमें 72 स्टोन पिलर और 8 मोर पिलर जो है वो निकले थे, तो इसलिए टोटल इसे 80 पिलर हॉल कहा जाता है, जो कि सारे पिलर सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ये जो पिलर हॉल है मौर्यन पीरियड को बिलोंग करता है, और सबसे ज्यादा इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है, यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहा जाता है 80 पिलर हॉल में हुई थी, जो कि कुम्हार पटना में है। तो ये पिलर हॉल 39 बाय 32 मीटर है। आपके लिए जरूरी है कि यहाँ पे क्या हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कुम्हार पटना में हुई थी अशोका के टाइम पे, एम्परर अशोक के टाइम पे। अब अगली हम लोग बात करते हैं जूनियर एशिया कप 2024। तो अगर मैं बात करूं जूनियर एशिया कप 2024, तो इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के जूनियर एशिया कप भी जीत लिया है। जूनियर एशिया कप हॉकी का एक टूर्नामेंट है, अंडर 21 टूर्नामेंट है, जिसे फिर से पाकिस्तान को हरा के इंडिया ने यह भी कप जीत लिया है। इंडिया की दिस इज द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव विन इन जूनियर एशिया कप। टूर्नामेंट कहां पे हुआ था? मस्कट, ओमान में हुआ था। अब बात करते हैं जूनियर एशिया कप की। तो जूनियर एशिया कप अंडर 21 टूर्नामेंट है, जो कि एशिया हॉकी फेडरेशन ऑर्गेनाइज करती है। 1988 से इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इट इज ट्रीटेड एज क्वालिफायर फॉर मैन जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। 2021 का खाली एक एडिशन इसमें कैंसिल किया गया था। इंडिया लगातार 3 साल से एशिया हॉकी कप जीत रही है, 2015, 2023, 2024, तीनों साल इंडिया विनर है। तो अगर मैं टोटल 10 टीम होती है, अगर मैं बात करूं तो इंडिया टोटल 5 टूर्नामेंट जीत चुका है। पाकिस्तान अगले नंबर पे आता है 3, मलेशिया 1 और साउथ अफ्रीका 1। तो इंडिया का जूनियर एशिया कप जो है वो अब की बार जीता है। अगली बात करते हैं इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे जो है वो भी यूएन जनरल असेंबली ने हर साल 5 दिसंबर को 1985 के बाद बनाया जाता है। ये बेसिकली डे सारे वॉलंटियर जो कि जगह जगह पे मदद करते हैं अपने मन से, अपनी इच्छा से, जो यूएन में और यूएन के अलावा भी जितने वॉलंटियर मदद करते हैं, उनको एक रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनके एफर्ट को सराहनीय तारीफ करने के लिए ये डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे की। वर्ल्ड इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के अलावा वर्ल्ड सॉइल डे भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इट इज फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, जिससे जो सॉइल रिसोर्सेज आज है वो आगे तक यूज हो सके, इस पे फोकस होता है। 5 दिसंबर का दिन जो है वो वर्ल्ड सॉइल डे में इसलिए चूज किया गया, इट इज द बर्थडे ऑफ थाईलैंड किंग।
भूमिबोल अदुल्लादेज जो कि बहुत बड़े पाइनियर थे सॉइल कंजर्वेशन के, तो उनको ऑनर करने के लिए, किंग ऑफ थाईलैंड को ऑनर करने के लिए वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। डे वॉज कमेंस बाय, स्टार्ट किया था ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज ने 2002 में, और 2013 में वर्ल्ड सॉइल डे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट करके डिक्लेयर किया था एज ए वर्ल्ड सॉइल डे। तो जून 2013 में, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक्सेप्ट किया था, उसके बाद से 2013 से वर्ल्ड सॉइल डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पास करके स्टेटस दिया गया है वर्ल्ड सॉइल डे का। अब हम लोग बात करते हैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव के बारे में। अब अष्टलक्ष्मी महोत्सव, देखो नाम से ऐसा लगता है जैसे किसी देवी का कोई महोत्सव हो रहा है, लेकिन यही पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 में पहली बार होगा। 6 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इसे इनॉग्रेट करेंगे अष्टलक्ष्मी महोत्सव को एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ये 3 दिन का कल्चरल फेस्टिवल है अष्टलक्ष्मी महोत्सव, जो कि दिल्ली में किया जा रहा है टू सेलिब्रेट कल्चरल वाइब्रेंसी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कल्चरल वाइब्रेंसी को सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है, और 2024 से अब आगे हर साल किया जाएगा। अब इसका नाम अष्टलक्ष्मी क्यों है? क्योंकि ये 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, ये जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, इसकी ब्यूटी, डाइवर्सिटी और सारे के सारे कल्चर वाइब्रेंसी को सेलिब्रेट करेगा, और आर्टिस्ट और इनके जो जीआई प्रोडक्ट होते हैं उनकी यहाँ पे एग्जीबिशन लगेगा और मौका दिया जाएगा इसे प्रमोट करने का। जैसे अष्टलक्ष्मी इसलिए कहा गया है क्योंकि दीज 3 स्टेट रिप्रेजेंट द 8 फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेरिटी एज एम्बॉडीड बाय गॉडेस लक्ष्मी। तो आपको अष्टलक्ष्मी महोत्सव समझ में आ गया। पहली बार 2024 में हो रहा है। कहां पे? दिल्ली में हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड है। और आपको याद होना चाहिए इसका मास्कट, जो महोत्सव का मास्कट है वो है पूर्वी। पूर्वी जो है वो देखिए इतनी सुंदर सी एक लड़की है, पूर्वी है यंग गर्ल, जो कि रिप्रेजेंट ऑल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंबलाइजिंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये था अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर्मेशन। तो अभी अभी रिसेंटली इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी, ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन एंड ICPC इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी, इन्होंने ज्वाइंटली लॉन्च किया है इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर सबमरीन केबल रीसेलिंग। अब देखो सुनने में ना ये बहुत टेक्निकल सा लगता होगा, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज की डिजिटल बैकबोन के लिए सबमरीन केबल का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बोर्ड है इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड, इसका मेन काम है टू स्ट्रेंथ द रेसिलियंस ऑफ सबमरीन केबल्स एंड फॉर ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। मतलब ये सबमरीन केबल्स को जो ठीक किया जाता है और जो मेंटेन किया जाता है, उसमें पूरी कंट्रीज में जो कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, उन सबको ओवरसी करने के लिए बोर्ड बनाया गया है। तो डेट इज वाई सबमरीन केबल क्या है, अगर आप जानना चाहो तो मैं आगे डिस्कस करता हूं। देखो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड की। तो ये 40 मेंबर कंट्रीज का मिलके बोर्ड बना है, जिसमें इंडिया भी मेंबर है। इंडिया के टेलीकॉम सेक्रेटरी इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर होंगे, जो कि इस समय डॉक्टर नीरज मित्तल। इसके अलावा एडवाइजरी बोर्ड जो है वो को चेयर किया जाएगा नाइजीरिया और पोर्टुगल में। कम से कम साल में 2 बार ये मिलेगा। पहली वर्चुअल मीटिंग होगी 12 दिसंबर को, उसके बाद जो एक फिजिकल मीटिंग है सबसे पहली, वो नाइजीरिया में होगी इन फरवरी। तो आप सबमरीन केबल को देखो, समझो जो सबमरीन टेलीकम्युनिकेशन, आपको क्या लगता है कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट कैसे होती है डिजिटली, तो वो हवा में नहीं कनेक्ट होती। समुद्र के नीचे टेलीकम्युनिकेशन केबल बिछी हुई है बहुत मोटी मोटी, जिससे एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट किया जाता है। तो आप कह सकते हो सबमरीन टेलीकम्युनिकेशन केबल जो है, दीज आर द बैकबोन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, जो कि 99% इंटरनेट ट्रैफिक जो है वहीं से कैरी होता है। तो अगर मान लीजिए ये अंदर समुद्र में बिछी हुई है, तो इनको कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। दीज आर वनरेबल टू डैमेज। हर साल कम से कम 150-200 फॉल्ट ग्लोबली कहीं ना कहीं पे, इस साल 300 फॉल्ट आए, तो ऐसे अलग अलग फॉल्ट आते हैं जो कि किसी भी तरीके से, मान लीजिए फिशिंग की वजह से, एंकरिंग, नेचुरल रिजॉर्ट कुछ हो गया, सुनामी आ गई, कोई भी रीजन से केबल कट जाती है तो कनेक्टिविटी ब्रेक होती है। तो एज ऑफ 2024 टोटल 500 एक्टिव एंड प्लान्ड सबमरीन केबल्स जो हैं, दे आर इन ऑपरेशन। और वो किस तरह से होती है? बाहर की जो लेयर होती है, जो मोटी लेयर होती है, वो आपको एनवायरमेंटल हैजार्ड, और अंदर आपका केबल कोर फाइबर होता है।
तो इंडिया में भी टोटल 17 इंटरनेशनल सबसी केबल्स हैं जो कि इंडिया खुद होस्ट करता है, जिसके जो लैंडिंग पोर्ट है वो ये है मुंबई, चेन्नई, कोचिन, ट्यूटिकॉन एंड त्रिवेंद्रम। अब बात करता हूं इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी की। तो इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी 1958 में एक ग्लोबल फोरम है गवर्नमेंट एंड कमर्शियल एंटिटीज का, जिसका मेन मिशन यही होता है टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ अंडरसी केबल एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंजिंग टेक्निकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। तो इसी को आईसीपीसी और आईटीयू ने मिलकर ही ये बोर्ड बनाया है जो कि इन सब चीजों को अब ओवरसी करेगा। अब बात करते हैं भारतीय वायुयान विधेयक 2024। ये बिल जो है राज्यसभा में पास कर दिया गया, लोकसभा में अगस्त में पास हो गया था। तो मेन फीचर ये बिल का ये है, इट इज रिप्लेसिंग 1934 एयरक्राफ्ट एक्ट। तो एयरक्राफ्ट एक्ट जो कि अभी तक सारे के सारे सिविल एविएशन को गवर्न करता था, उसे रिप्लेस करके ये बिल को लाया जा रहा है, जिसे दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है। तो बिल के फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहले बिल का फीचर है इट विल रिप्लेस द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। अब कुछ फीचर तो बिल के पुराने वाले ही हैं और कुछ फीचर नए ऐड किए गए। अगर बात करें रेगुलेटरी बॉडीज जो कि डीजीसीए, बीसीएएस और आपका एआईबी जो कि पुराने बिल में, पुराने एक्ट में भी गवर्न करती थी, वो ही सारी की सारी बॉडीज इस बिल में भी गवर्न करेंगी सिविल एविएशन को। लेकिन इसके अलावा बिल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है रेगुलेशन ऑफ एयरक्राफ्ट डिजाइन, कि अब एयरक्राफ्ट डिजाइन जो है वो भी रेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा पेनल्टीज बढ़ाई गई है, कम से कम 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगा सकती है गवर्नमेंट अगर एयरक्राफ्ट में डेंजरसली फ्लाई किया जा रहा है, या कोई आर्म्स और एक्सप्लोसिव कैरी कर रहे हैं एयरक्राफ्ट में, या कुछ भी ऐसा डिपॉजिटिंग रबिश और स्लॉटरिंग एनिमल्स नियर एयरपोर्ट, तो इसमें कम से कम 1 करोड़ की पेनल्टी या 3 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा मेन फीचर है बिल का, इट इंट्रोड्यूसेस ए प्रोविजन ऑफ सेकंड अपील अगेंस्ट डिसीजन रिलेटेड टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। तो अगर अभी तक कोई पेनल्टी लगा दी जाती तो उसके ऊपर कोई सेकंड प्रोविजन नहीं था, तो सेकंड अपील का एक प्रोविजन जो है वो अब की बार बिल में खोला गया। और इसके सबसे बड़ा फीचर है बिल का नाम, जो कि पहले था एयरक्राफ्ट एक्ट, अब एक्ट का नाम जो है, बिल का नाम है वो है भारतीय वायुयान विधेयक। इंग्लिश नेम को एलिमिनेट करके हिंदी का नाम रखा गया है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। अब नेक्स्ट बात करते हैं सुमो रेसलिंग टूर्नामेंट की। तो जैसा आप देख सकते हो सुमो रेसलिंग जो है बहुत फेमस टूर्नामेंट है और हर साल ये टूर्नामेंट जो है वो जापान में किया जाता है। लेकिन इस 2025 में रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में वहां पे ये सुमो टूर्नामेंट किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है सुमो रेसलिंग टूर्नामेंट 2025 में कहां पे होगा, तो वो होगा रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में। ये 20 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये टूर्नामेंट जापान के बाहर किया जा रहा है। सुमो स्पोर्ट जो है वो जापान का नेशनल स्पोर्ट माना जाता है। इसके पहले जो टूर्नामेंट, अगर ग्रैंड सुमो टूर्नामेंट जापान के बाहर कभी हुआ है तो वो एक बार हुआ है लॉस वेगास में 2005 में। तो 2005 के बाद 20 साल बाद 2025 में ये टूर्नामेंट रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में किया जाएगा। तो अगर आप सुमो रेसलिंग देखना चाहते हो और आप लंदन में हो तो ये टूर्नामेंट जरूर देखिएगा। रेसलिंग कंपटीशन 5 दिन का होता है और हर दिन कम से कम 20 फाइट होती है, तो टोटल 100 फाइट होती है, जिसमें सेमीफाइनल, फाइनल ये सब इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट पैरेलल सैटेलाइट की। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब ये न्यूज में वापस ऐसे आया है क्योंकि पहले ये लॉन्च होने जा रही थी। अब इसरो ने सक्सेसफुली अपने पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल से प्रोबा 3 सैटेलाइट, जो कि वर्ल्ड की पहली पैरेलल सैटेलाइट है, उसे जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है, उसे इसरो ने सक्सेसफुली फायर कर दिया है फ्रॉम आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। अगर मैं बात करूं प्रोबा 3 मिशन की, तो ये बेसिकली सन के सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए सैटेलाइट बनाई गई है, जिसमें आउटर लेयर जो है वो सन की आउटर लेयर है उसको स्टडी करेगी। तो सैटेलाइट पैरेलल है, इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट जो है वो है आपका कॉर्नोग्राफ टू लुक एट द सन, और दूसरा पार्ट जो है वो ऑक्यूलेटर है टू ब्लॉक द लाइट फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ द सन। तो ये पहली बार ऐसा है कि 2 सैटेलाइट आपस में पैरेलल लॉन्च की गई है, जिसका नाम है प्रोबा 3।